ये जमाल और मेरी शादी होने के बाद की छठी सुबह थी, जब मेरी सास जमाल के ऑफिस जाने के बाद मुझे उठाने आ गई थी कि उठो और मुझे नाश्ता बना के दो। इसके बाद मैंने अपनी बेटी के घर जाना है। इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें तो पता होगा, इस हालत में तबीयत ज़्यादा देर तक सही नहीं रहती। उन्होंने मुझे जिताते हुए कहा था। मुझे मालूम था कि वो मुझे किस बात का तंज मार रही हैं, लेकिन मैं चुप रही। जमाल ने ऑफिस से कम छुट्टियां ली थीं, जबकि मैंने सोचा था कि मैं 1-2 हफ्ते बाद ही वापस काम पर जाऊंगी। क्यों ना चंद दिन आराम कर लिया जाए। मैं इनके इरादों से वाकिफ़ नहीं थी, इसलिए मैं बुखार से तपते जिस्म के साथ उठी और नाश्ता बनाने लगी। जब तक मैंने इन्हें नाश्ता बना कर दिया, तब तक वो तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। मैंने इन्हें नाश्ता दिया और मैं वहाँ से जाने लगी, जब वो कहने लगी, इधर आओ, मेरे पास बैठो, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। और खाने के बाद मैं तो बर्तन हरगिज़ नहीं धोऊंगी, तुमने ही धोने हैं। अच्छा है कि यहीं बैठी रहो। जब तक मैं नाश्ता नहीं कर लेती, तब तक इंतज़ार करो। इसके बाद बर्तन धोकर बेशक अपने कमरे में चली जाना। पूरा दिन आराम करने के सिवा तुम्हें आता ही क्या है। शादी से पहले अच्छा भला बुटीक चलाती थी, अब तुमने वो भी छोड़ दिया है और मेरे बेटे के पैसों पर ऐश कर रही हो। उन्होंने गुस्से से कहते हुए मुझे घूरा। मैं हैरत से देख रही थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि वो मेरे साथ इस तरह का सलूक ज़रूर करेंगी, क्योंकि इनका पहला तासुर ही मुझ पर ऐसा पड़ा था जब इनकी मुझसे पहली मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए थे कि मैंने इनके नौजवान कंवारे बेटे को फंसा लिया है और मैंने एक बेवा होकर एक कंवारे आदमी से शादी कर ली है। लेकिन तब तो वो अपने बेटे की ज़िद के आगे हार मान गई थी और अब वो इस चीज़ का बदला मुझसे इस तरह लेना चाह रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ज़हन में ये ख्यालात भी थे कि वो अगर अपनी बेटी के घर जा ही रही हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि वो खुद तो अब नाश्ता नहीं बना सकती। हमारे माशरे में लोग अपने बच्चों की शादियां करते ही इसलिए हैं ताकि वो अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों से हाथ उठा लें और कोई और आकर गर्दारी संभाल ले। वो खुद बस हुक्म चलाती रहें। वो तैयार हो चुकी थीं, इसलिए वो किचन में जाने से गुरेज़ा थीं। मैंने वैसे भी पूरा दिन घर रहना था। खैर है, मैं बना देती हूँ। लेकिन चंद 6 दिन की नई नवेली दुल्हन को भला कौन इस तरह से काम बताता है, वो भी प्यार से नहीं बल्कि हुक्मी अंदाज से, कि अगले बंदे के ना को ही ठेस पहुँचे। लेकिन मुझ में ना जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। मैं इन्हें अपनी माँ की तरह समझते हुए इनके पास बैठ गई और वो मेरे लिए वैसे ही मोतबर थी जैसे मेरी माँ थी। वो बगैर मुझसे कोई बात किए नाश्ता करने में मसरूफ़ थीं। एक बार भी उन्होंने आंखें उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। मैं इनके बोलने का इंतज़ार करती रही, लेकिन शायद वो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती थी। पहले भी इनको कोई ख़ास पसंद नहीं थी और असर से तो वो बहुत खार खाया करती थी। असद इनसे लाड़ करना चाहता था, लेकिन वो इसे दूर भगा देती थी। वो अक्सर तो डांट भी दिया करती थी, जिसकी वजह से वो मुंह बसोर कर रह जाता था और अक्सर मुझसे शिकायत भी करता था कि अंकल को तो कहते हैं कि वो मेरी दादी जान है, फिर वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। नाश्ता करने के बाद वो उठकर जाने लगी, फिर पीछे मुड़ी और मेरे करीब आकर कहने लगी, मैंने 2 कंगन दिए थे तुम्हें, वो हमारे ख़ानदानी कंगन थे, जल्दी से वो ले आओ। मुझे समझ नहीं आई। मैंने इनसे पूछा, मगर क्यों, वो तो अब मेरे हैं ना। वो कहने लगी, ज़्यादा मुझसे बहस मत करो, अब जाओ जाके ले आओ। जब मैं कंगन लेकर आई, तब वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी और चेहरे पर नागवारियत फैली हुई थी, क्योंकि मैंने आते वक्त थोड़ा सा वक़्त लगा दिया था, क्योंकि जमाल की कॉल आ गई थी कि वो दोपहर में खाना खाने घर आएंगे, क्योंकि वो सुबह बगैर नाश्ता किए ही ऑफिस चले गए थे। मैं इनकी कॉल सुनने लग गई थी। मुझे तो सिरे से ही बात भूल गई थी कि जमाल की अम्मी ड्राइंग रूम में मेरा इंतज़ार कर रही हैं। जब मैं नीचे पहुंची तो वो कहने लगी, तुम्हारी नीयत इन कंगन के मुतल्लिक ख़राब हो चुकी है, तभी तो तुम्हारा दिल नहीं कर रहा था। मुझे वापस करने में इनके लहजे में इतना जहर देकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी और मेरी आंखों में आंसू आने लगे। दिल में एक बार शिकवा उभरा, अल्लाह, अगर आपने मेरी किस्मत में दूसरी शादी लिखी ही थी तो साथ इतनी जलालत क्यों। अपने ख्यालात को झटकते मैंने वो कंगन इन्हें दिए जिससे
उन्होंने उजरत में पहने और वो जाने लगी। मैं पीछे खड़ी ने देखती रही। इनके रवैये ने मुझे बहुत उदास कर दिया था। मुझे इनके पल में माशा रवैये की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, लेकिन मजबूरी थी। अब जो भी थी, जैसे भी थी, वो मेरी सास थी और मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं अपनी माँ की तरह इनका ख्याल रखूं, चाहे वो जिस तरह से भी मेरे साथ रवैया अपनाए। अगले दिन मैं पोतीक चली गई। जब मैं वहाँ से वापस आई तो मैंने देखा ज़ोहरा बाजी और इसकी नंद आई हुई हैं और मेरी सास और जमाल भी वहाँ बैठे हैं। वो सब खुश गप्पों में मसरूफ़ थे। ऐसा लगता था जैसे इन सब को मेरी कमी महसूस ही नहीं हुई। घर में मेहमान आए हैं और मुझे किसी ने भी इत्तला नहीं की। तभी ज़ोहरा की नंद कहने लगी, भाभी आप आ गई हैं। आपको पता है हम सब लोग बाहर गए हुए थे। हमने खूब सारी शॉपिंग की है। इसके अलावा हमने फ़िल्म भी देखी। मैं हैरत से जमाल को देखने लगी, क्योंकि सुबह जब मैंने इससे असद के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जाने को बोला था, तब तब इन्होंने बोला कि आज मेरे पास बिल्कुल भी वक़्त नहीं है, तुम अकेली चली जाओ। बुटीक में इतना रश होने के बावजूद मुझे वहाँ से पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाना पड़ा। मुझे बहुत मुश्किल हुई थी वहाँ जाते हुए, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। जमाल को सबके सामने तो कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इससे रात को बात करूँगी। तभी मेरी सास कहने लगी, हम तो बाहर से खाना खा कर आए हैं, तो तुम और असद अपना खाना बना लेना। मतलब जमाल को इतना भी ख्याल नहीं आया कि घर में बीवी और बच्चे के लिए कुछ लेता जाऊं। अब वो भी थकी हुई आएगी तो आके पहले खाना बनाएगी क्या। मैं अंदर किचन में गई तो कुछ भी खाने को नहीं था। सुबह के जूठे बर्तन मेरा मुंह चढ़ा रहे थे। 10 मिनट में जो बन सकता था मैंने बनाया और असद को खिलाया, क्योंकि असद बहुत भूखा था और इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। इसको खाना खिलाने के बाद जब मैंने बर्तन समेटे, तब तक ज़ोहरा और इसकी नंद वापस अपने घर चली गई थीं। मैं जमाल से इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन जब मैं गई तो वो और असद सो रहे थे और सुबह तो जमाल मुझसे पहले ही ऑफिस चले जाया करते थे। यूँ इस बारे में हमारी कोई भी बात ना हुई और मेरे दिल में गलतफहमी ने जन्म ले लिया। मुझे जमाल पर बहुत गुस्सा आया हुआ था और अपनी सास पर भी, कि अगर इसने कहीं जाना था तो इसने अपनी बेटी ज़ोहरा और इसके नंद को बुलाया ही क्यों, और अगर वो दोनों आ भी गई थीं तो बाहर जाकर खाना खाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे मालूम था जमाल और ज़ोहरा की नंद का पहले रिश्ता तय होने वाला था। तो मुझे ज़रा सा शक होने लगा, क्योंकि अब आए रोज़ ज़ोहरा की नंद हमारे घर आ जाया करती थी। ज़्यादातर वक़्त मेरी सास के साथ ही गुजारती थी। यहाँ पे जमाल के साथ दिन ब दिन ऐसे वाक़यात होने लगे जिसकी वजह से जमाल और मेरे दरमियान दूरियां पैदा होने लगी। आंटी का रवैया भी दिन ब दिन मेरे साथ ख़राब होता जा रहा था। वो ज़रा भी मेरी परवाह नहीं करती थी। मैं थकी हारी घर आती थी और वो कहती थी कि खाना बना दो। इसके बाद उन्होंने काम वाली को भी फ़ारिग कर दिया। कपड़े और सफाई का काम भी मुझे संभालना पड़ा। उन्होंने ये कहकर जान छुड़वा ली, क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ये घर भी तुम्हारा है और तुम ही इसकी साफ़ सुथराई का ख्याल रखो। कहने लगी, मुझे घर में नौकरानियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुम घर होती नहीं हो। मैं बूढ़ी औरत कहाँ इस नौकरानी की निगरानी करती फिरूं। ये ना हो कि कल को वो कोई चीज़ चुरा कर ले जाए और सारा इल्ज़ाम मुझ पर आए कि घर में सास मौजूद थी। इसके होते हुए ही ये हादसा हुआ है। मुझे खुद को समझ नहीं आती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरा दिल ही नहीं करता था जमाल से बात करने को। ऐसा लगता था कि कोई अनजानी कुव्वत मुझे इनके करीब जाने से भी रोकती है। अक्सर हम लोग झगड़ने लगे और झगड़ा किसी और को लेकर नहीं, बल्कि असद को लेकर ही होने लगा। असद को 12 बजे छुट्टी हो जाती थी और जमाल इसे स्कूल से ले आया करता था। एक बार ऐसा हुआ कि मसरूफियत की वजह से जमाल असद को लेने ना जा सका। इसने मुझे भी नहीं बताया कि वो असद को लेने नहीं गया। ये तो शाम के वक़्त मेरे पास प्रिंसिपल की कॉल आई कि आपका बच्चा पिछले 7 घंटों से स्कूल में बैठा है, अभी तो कोई भी इसे नहीं लेने आया। आखिर ऐसा क्यों? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। जमाल असद को लेने कैसे नहीं जा सकते। बहरहाल जब मैंने जमाल को कॉल की तो इनका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। मजबूरन मुझे इसे लेने के लिए जाना पड़ा।
जब मैं वहाँ पहुँची तो असद की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि वो पेपर की वजह से स्कूल गया था, वरना इसको बहुत तेज़ बुखार था। इसको देख कर मेरी ममता तड़प गई और मैं अपने फ़ैसले पर पछताने लगी कि आखिर क्यों मैंने जमाल से शादी कर ली। इसने असद की वजह से मुझसे शादी की थी और वो मेरा ख़्याल तो नहीं रखता था, अब इस बच्चे का भी ख़्याल नहीं रख पा रहा था, जिसकी वजह से इसने मुझसे शादी करने की हामी भरी थी। इस बात पर जमाल और मेरे दरमियान बहुत बहस हुई। जमाल कहने लगा कि अम्मी ने कहा था कि वो आज असद को ले आएंगी, इसलिए मैं नहीं गया, और आंटी इस बात से मुकर गईं कि उन्होंने जमाल को ऐसी कोई बात भी नहीं कही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। इस वक्त ज़्यादा अहम असद की तबीयत थी। मैं इसे लिए डॉक्टर के पास चली गई। जमाल कहता रहा कि मैं ले चलता हूँ। तब मैंने गुस्से से इसे कहा कि मैंने इसकी ज़िम्मेदारी तुम्हें सौंप कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि एक बच्चे की ज़िम्मेदारी निभा सको। हमारी शादी से पहले वो कितने अच्छे से रह रहा था, इसके सारे काम वक़्त पर होते थे, और अब देखो कितने मसले हो रहे हैं। अगर तुम इसकी ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकते तो इस ज़िम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाओ। मैंने ये सारी बातें गुस्से में कही थी और मैं वहाँ से जाने लगी। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि जमाल के चेहरे पर कैसे तासुरात हैं। असद को बहुत तेज़ बुखार था। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने से भी इनकार कर दिया था। मुझे मजबूरन इस रात असद को वहाँ एडमिट करना पड़ा। 2-3 घंटे बाद जमाल और उसकी अम्मी भी अस्पताल आ गए। जमाल ज़रा सा भी शर्मिंदा नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि वो शदीद गुस्से में था। मुझे नहीं पता मेरे जाने के बाद आंटी और ज़ोहरा बाजी ने इसे कौन सी बातें कही हैं जो वो इस कदर गुस्से में था। मुझे इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ असद की फ़िक्र थी। एक हफ़्ता यूं ही नाराज़गी में गुजर गया। मैंने जमाल से ज़्यादा बात नहीं की और इसने भी कोशिश नहीं की, बल्कि अब वो बगैर नाश्ता किए ऑफिस चला जाता और रात देर तक लौटता। तब तक मैं पूरे दिन की थकी हारी सो चुकी होती। जब बात ना हो तो गलत फहमियाँ तेज़ी से जन्म लेती हैं, और हमारे दरमियान भी यही हो रहा था। अब हम दोनों अलग अलग कमरों में सोने लगे थे। झगड़ा यूं दिन ब दिन तौल पकड़ता जा रहा था, और इस सब में जो सबसे ज़्यादा खुश था वो कोई और नहीं बल्कि मेरी सास और इसकी बेटी ज़ोहरा थी। ज़ोहरा की नंद अब भी अक्सर हमारे घर आ जाया करती थी, बल्कि अब तो वो जमाल के साथ भी बहुत फ्री रहने लगी। मुझे उस पर सख्त गुस्सा आता था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। इन्हीं दिनों न जाने मुझे क्या होने लगा, किस चीज़ का असर था कि मेरा दिल जमाल के बारे में बहुत बुरा होने लगा। हमारे दरमियान फासले बढ़ने लगे और हम दोनों के दरमियान तीसरा इंसान आ गया, जो कोई और नहीं बल्कि ज़ोहरा की नंद थी। आंटी आते जाते मुझे ताने देती थी कि मैंने बेवा होकर एक कुंवारे आदमी से शादी कर ली है। अब वो अपने बेटे को दूसरी शादी की पट्टियाँ पढ़ाने लगी और इन्हें इसे कहने लगी कि अगर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की तो वो क़यामत वाले दिन इन्हें अपना दूध नहीं बख्शेंगी। मेरा शौहर एक रवायती मर्द था। वो मुझसे मोहब्बत भी करता था, लेकिन वो इस मोहब्बत का सबके सामने बार बार इजहार नहीं कर सकता था। मैं इस इंतज़ार में थी कि वो सबके सामने मेरे लिए स्टैंड ले, और वो चाहता था कि मैं सब्र व शुक्र से ज़िंदगी गुजारूं और छोटी छोटी बातों की शिकायतें लेकर ना बैठ जाऊं। वो थका हार आता था और मैं इसे घर के झगड़े डिस्कस करने बैठ जाती थी। यह हमारी शादी की सालगिरह की रात थी, जब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जमाल को सरप्राइज़ दूं। मैंने घर में सारी तैयारी की, जमाल की पसंद का खाना बनाया और टेबल सेट करके जमाल को कॉल की। मैंने सोचा कि पहले मैं इसे झूठ बोलूँगी कि असद की तबीयत ख़राब है, इसे अस्पताल ले जाना है, देखती हूँ कि वो क्या कहते हैं। अभी इसी वक्त दौड़ते हुए आएंगे और अभी अस्पताल ले जाएंगे। ये सोचकर मैं मुस्कुराने लगी, और वो वाकई में असद से मोहब्बत करते थे, बस कभी कभी इससे गाफिल हो जाया करते थे। जब कमाल ने में ज- जब ज- कमा जमाल ने मेरी कॉल उठाई तो मैंने कहने लगी कि असद की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी आए, इसे अस्पताल लेकर जाना है। तो मेरा शौहर जमाल कहने लगा, अभी इतनी भी तुम अनपढ़ नहीं हो कि तुम्हें पता ही ना हो कि अस्पताल कहाँ है और किस डॉक्टर के पास लेकर जाना है। तुम खुद भी जा सकती हो। यार, मुझे तंग मत करो और खुद जल्दी चली जाओ इसको लेने। अब मैं इतनी दूर से वहाँ तो वापस नहीं आ सकता, किसे अस्पताल लेकर जाऊँ। इसकी बिजारियत भरा लहजा देखकर मैं हैरान रह गई। पीछे से औरतों के बोलने की आवाज़ें आने लगी। मैंने इसकी बात को नज़रअंदाज किया और मैंने इससे पूछा
कि कहाँ हो? तो वो कहने लगा, क्यों, कोई काम है था क्या? मैंने कहा, नहीं, वैसे ही पूछा है, कहाँ हो तुम? कहने लगा, ज़ोहरा बाजी और उसकी नंद के साथ बाहर हूँ। हम लोग बाहर खाना खाने आए हैं। इन्हें कुछ शॉपिंग करनी थी, शॉपिंग करवाने के लिए बाहर लाया हूँ। जल्दी घर लौट आऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार मत करना, खाना खाकर सो जाना। ठीक है, बाद में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। इसने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और कार काट दी। मैं रोते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, क्योंकि असद तो सो चुका था और पूरे घर में मैं अकेली थी। जमाल की माँ भी दवाइयाँ खाकर कब की सो चुकी थी। इसके अगले दिन खबर आई कि ज़ोहरा बाजी के शौहर का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। आंटी तो दाढ़े मार मार कर रोने लगी। जमाल भी बहुत परेशान दिखाई दिया। आंटी गुस्से में कहने लगी, ये सब इसके सब्ज कदमों की वजह से हुआ है कि आज मेरी बेटी का शौहर इंतकाल कर गया है। अब इसकी उम्र ही क्या थी? इसने मेरी बेटी को बददुआ दी थी। जब हम इसके घर गए थे तो इसको बातें सुनाई थीं। तब इसने कहा था कि आपकी बेटी के साथ भी तो ये हो सकता है, वो भी बेवा हो सकती है। देखो, इसकी ही बददुआएं लगी हैं। वो रोते हुए कहने लगी, मैं तो इसकी बात सुनकर शर्मिंदा रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इनकी इतनी खिदमत करती हूँ, इसके बावजूद भी वो मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। इस वक्त इनकी परेशानी का अंदाज़ा लगाते हुए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने रोते हुए जमाल को देखा। वो भी नज़रें चुराते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। यानी जमाल को भी अब मैं ऐसी लगने लगी थी। मैंने अफसरदगी से ख्यालात को झटका और हम लोग ज़ोहरा बाजी के घर पहुँच गए। वहाँ हर तरफ कोहराम मचा हुआ था। कुलखानी की रस्म होने के बाद जब हम घर आने लगे, तब ज़ोहरा बाजी की सास कहने लगी, अपनी बेटी को कहाँ छोड़कर जा रही हैं आप? इसे भी साथ लेकर जाएं। जब से इसकी शादी मेरे बेटे से हुई है, आज तक हमें एक भी सुख का लम्हा नसीब नहीं हुआ। और आज तो इस कलमोही की वजह से मेरे बेटे की जान ही चली गई है। इसलिए इसने ये फरमाइश की थी कि मुझे आइसक्रीम खानी है, और मेरा बेटा वो आइसक्रीम लेने चला गया था और वहाँ इसका एक्सीडेंट हो गया। ले जाओ इसे, मैं इसे एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़ोहरा बाजी की सास गुस्से में कहते हुए इन्हें धक्का मारते हुए घर से निकालने लगी। इनकी नंद, जिसकी वजह से उन्होंने आंटी और मेरे ताल्लुकात ख़राब किए, वो पूरी कोशिश की कि इसकी और जमाल की शादी हो जाए। वो भी अपनी माँ का साथ देते हुए इसे घर से निकाल रही थी। तब आंटी रोते हुए जमाल की तरफ देखने लगी। इससे पहले कि जमाल कुछ कहता, मैंने आपी को पकड़ा और जमाल की तरफ देखते हुए कहा, आपी का भी इस घर पर इतना ही हक है जितना कि हमारा है। हम आपी को ले चलते हैं, बाद के मामलात बाद में देखे जाएंगे। अब इसकी सास सदमे में है, इसलिए कुछ भी बोल रही हैं। आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है। हमें इन्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हम आपी को घर ले आएंगे। इसके अगले दिन ही मेरी सास के पाँव में बाथरूम में गिरने की वजह से मोच आ गई, जिसकी वजह से वो चलने फिरने से कासर हो गई। मैं दिन रात इनका ख्याल रखती। वो ठीक से थकी हारी आती थी। पहले घर में खाना बनाती थी, फिर अपनी सास को खाना खिलाकर इनके कपड़े तब्दील करवाती थी। गर्ज इनका हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करती थी। एक दिन मैं बुटीक से लौटी तो मुझे आंटी के कमरे से रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं गई तो वो रो रही थीं और ज़ोहरा बाजी भी दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। मैं जल्दी से आंटी के पास गई और पूछा, आंटी क्या हुआ है, रो क्यों रही हैं? ज़्यादा दर्द हो रहा है तो अस्पताल चलते हैं। वो कहने लगी, मैं चलने फिरने से कासर हूँ, इसलिए मैं वाशरूम नहीं जा सकती। और वो ये कहकर रोने लगी कि इसके सारे कपड़े ख़राब हो चुके थे और कमरे में हर तरफ बू फैली हुई थी। मैंने उन्हें मुश्किल से बाजुओं में उठाया और बाथरूम में ले जाने लगी। वो कहने लगी, तुम ज़ोहरा को बुला दो, तुम्हें तो मुझसे खार आएगी। तुम मेरी बेटी जो नहीं हो, वो मेरी बेटी है, वो मुझसे खार नहीं खाएगी। वो मेरे कपड़े अच्छे से साफ़ कर देगी और मुझे भी। मैं इन्हें कहने लगी, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। मैंने सिर्फ आपको माँ नहीं कहा, बल्कि आपको माँ समझा भी है। मैंने इनको अच्छे से नहलाया, इनके कपड़े पहनाए, बेडशीट्स वगैरह बदली और कमरे में स्प्रे वगैरह कर दिया, तो वो सुकून से सो गई। वो मुझे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शायद इनके पास ऐसे अल्फाज ही नहीं थे। तभी वो खामोशी से मुझे देखती रहीं और फिर सो गई। 2 हफ्ते तक तो
जोराबाजी ने किसी से बात ही नहीं की, ना ही ज़्यादा खाने पीने पर तवज्जो थी। चंद दिनों में सूख कर कांटा हो गई। मैं दिन रात इनकी खिदमत करती, इनकी दिलजोई करने की कोशिश करती और अक्सर मैं बुटीक से छुट्टी कर लिया करती थी। एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं आप ही को इनका मुकाम वापस दिला कर रहूँगी। मैं इनकी सास के पास गई और इनसे इस मुतल्लिक़ बात की तो वो राज़ी हो गई कि वो अपनी बहू को घर वापस ले आएंगी। तब वो सदमे में थी, इसलिए उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। वो मुझसे भी माफ़ी मांग रही थी। वो कह रही थी कि जल्द ही हम सोरा को घर वापस ले आएंगे। वो बेवा ही सही, लेकिन मेरे बेटे की निशानी इसके पेट में पा रही है और मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि वो यूं दर-बदर फिरे। मैंने शुक्र का सांस लिया और घर आकर ज़ोहरा बाजी को ये खबर सुनाई तो वो खुश हो गई और मुझसे माफ़ियाँ मांगने लगी कि मैंने तुम्हारे और जमाल में गलतफ़हमियाँ पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, यहाँ तक कि तुम पर तवीज़ करवाने की भी साजिश कर डाली और तुम होके मेरा भला किए जा रही हो। इनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई, लेकिन मैंने जल्दी ही खुद पर काबू पाते हुए कहा कि जो होना था हो गया। पुरानी बातों को डिस्कस करने से कुछ भी हासिल नहीं होना। मैं चाहती हूँ कि आपको आपका जायज़ हक मिल जाएगा। अगर आप यहाँ रहना चाहती हैं तो ये भी आपका अपना घर है, आप ज़रूर यहाँ रहें। आपको यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होगी। आप मेरी बहन की तरह हैं और छोटी बहन होने के नाते मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो। मैं इन्हें ये सब कह रही थी कि मेरी सास दरवाजे पर खड़ी ये सब सुन रही थी। मुझे वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा नज़र आईं। उन्होंने सोफ़े पर बैठते हुए मुझे अपने पास बुलाया और माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, बेटा तुम मुझे माफ़ कर दो। वाकई जमाल की पसंद बहुत आला है, इसने हीरा चुना है। मैं 7 चिराग लेकर भी ढूंढती तो भी मुझे ऐसा हीरा ना मिलता। पहली बार अपनी सास के मुंह से तारीफ़ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। जमाल असद को लिए अंदर दाखिल हुआ। बहुत अरसे बाद वो दोनों एक साथ खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि हम सब के दरमियान जो गलत फहमियाँ मौजूद थीं वो ख़त्म हो चुकी थीं। ज़ोहरा बाजी की सास इन्हें ले गई थीं। जल्दी इनकी नंद की शादी भी थी, इसलिए वो चाहती थी कि शादी के तमाम मामलात ज़ोहरा बाजी खुद देखें। वो जाते हुए मेरा बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे और वो माफ़िया मांगते नहीं थकती थीं। मैंने इन्हें दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि मैंने इन्हें बड़ी बहन कहा ही नहीं बल्कि बड़ी बहन समझा भी था। मैं जिन हालात से गुजरी थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो भी इन हालात से गुजरें। यूं गमों के बादल हटे और खुशियों की बरसात ने हम सब के मुरझाए चेहरों को खिला दिया।